हेलो स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हो आज क्लास 10th का फिज़िक्स का पेपर था। तो सबसे पहले एमसीक्यू पे आते हैं। व्हेन अ बॉल बेल इज़ फिक्स ऑन साइकिल रिंग्स, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टू साउंड है, बिकॉज मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्या अगर इससे पहले होता मैकेनिकल एनर्जी तो पहले मैकेनिकल लिखते फिर साउंड लिखते। सेकंड वाला है लेंथ दे रखा है, टॉर्क दे रखा है, तो फोर्स आप निकाल लोगे तो 5 न्यूटन। इसके नेक्स्ट वाला है फोर्स, देखो उसी की डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो जहाँ से वो वर्क डन निकलेगा वो 5 मीटर के हिसाब से निकलेगा। अब देखो, न्यूक्लियन का मतलब होता है मास नंबर, और जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो वो बीटा पार्टिकल तब निकलता है जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। ठीक है, तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूक्लियन तो अभी भी उतने के उतने रहे, इसलिए इसका आंसर 2128 होगा। एसर्शन सही है बट रीज़न गलत है, तो वहाँ मोर की जगह लेस आता, बट तो ऑप्शन बी। व्हेन अ स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग इज प्रेस ऑन द टेबल, तो यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन में चला जाएगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि डैम्प्ड वाइब्रेशन तब होता है जब वो बोलते हैं इन रियल लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल मीडियम। ठीक है, वैसे डैम्प्ड वाइब्रेशन भी हो सकता है अगर हम ट्यूनिंग फॉग की बात। दीज वाइब्रेशन आर डेफिनेटली इज़ एन एग्जांपल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि हम टेबल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर हम ट्यूनिंग फॉग के रिस्पेक्ट में देखें तो हाँ, उसकी वाइब्रेशन धीरे धीरे ख़त्म होती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ थर्ड लीवर, तो इसमें ह्यूमन आर्म है, बाकी सब मैंने लिख रखे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन मटेरियल। कंडक्टर में देख लो, लाइफ का ब्राउन होता है, न्यूट्रल का ब्लू होता है, अर्थ का येलो और ग्रीन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि लाइफ ब्राउन ही है और लाइफ 5 में ही आपका स्विच कनेक्ट है। ठीक है, बाकी सब में क्यों रॉन्ग है उसका रीज़न आपको दिख ही रही होंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन द क्लोज सर्किट, तो उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कहते। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब ओपन सर्किट होता है तब कहते हैं। ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, इसी से एक रीजनिंग भी अभी आगे पूछी है। एंड द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉन्केव लेंस, एम कॉन्केव लेंस लेस देन 1 करता है, कॉन्वेक्स ग्रेटर देन 1 करता है। ठीक है, रेड वो तो सारा करता है वैसे, कॉन्वेक्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस इन एवैक्यूएट चैम्बर, मतलब यानी वैक्यूम चैम्बर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी रेडियो एक्टिविटी पे। नेक्स्ट है द ग्राफ। ठीक है, तो स्लोप बताता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन इनवर्स, यानी क्यू अपॉन टी, जो कि होगा हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है ब्लॉक लगाने पे ये चीज़ हल्की सी डेविएट हो जाएगी, या लेटर डिस्प्लेसमेंट आप जिसे समझते हो, तो ये आगे की तरफ आ जाएगा, तो फोकल लेंथ तो मूव टूवर्ड द स्लैब हो जाएगा। ठीक है, आगे नहीं जाएगा, टूवर्ड द स्लैब हो जाएगा। नेक्स्ट C14, अगर आपको पता हो ये कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ होता है, तो मैंने लिखा भी है इसका यूज़ क्या है, कार्बन डेटिंग या इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी के लिए। नेक्स्ट है बोटल ओपनर, तो बोटल ओपनर सेकंड क्लास लीवर होता है। एक कोई भी बॉडी को घुमाओ तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही घूमती है, और उस वक्त उसका वर्क डन 0 होता है एट एनी इंस्टेंट। यहाँ पे बोला का पाइवोटेड रो पे का रखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा रखा है। वो फोर्स मैंने कैलकुलेट करा है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल लगे तो 30 आ रहा है। नेक्स्ट है 9 पुली है, तो इट गिव्स यू द मोर मैकेनिकल एडवांटेज एज कम्पेयर टू द सिंगल मूवल पुली। ऑब्वियसली ऊपर क्यों ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जिससे नीचे अगर रखेंगे तो उसका वेट के साथ बढ़ जाएगा, आप इतना मैकेनिकल एडवांटेज नहीं ले पाओगे, वेट ऑफ अ पुली भी आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सुमित 600 जूल यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है। अब देखो टाइम को मैंने इंटू 60 कराया, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से जो आंसर आया वो आया 4:1। 5 बल्ब सीरीज़ में लगे थे, एक बल्ब फ्यूज़ हो गया, फिर बाकी 4 बल्ब को फ्यूज सीरीज़ में लगा दिया, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल फिक्स था 5 बल्ब के हिसाब से। बट जब अब 4 बल्ब रहेगा तो करंट बढ़ गया होगा, करंट बढ़ने की वजह से आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ेगी, यानी ग्लोइंग बढ़ेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में अब 4 ही रह गए। ठीक है, नेक्स्ट वाला है रोहन एक्स मीटर एको हो रही है ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2D/T, तो D इक्वल्स टू VT अपॉन 2 हो जाता है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन बेंजीन कम है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रीडिंग ग्लास व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो मैग्नीफाइड होती है तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कॉन्वेक्स
की जगह कॉनकेव क्यों ही यूज़ कर सकते, क्योंकि कॉनकेव वहाँ डिमिनिशन में बनाएंगे और छोटी कर देगा तो दिखेगा भी नहीं। नेक्स्ट है, ओके ये वाला सेम हो गया है। ओके नेक्स्ट है अ फ्यूज़ इज़ रेटेड 5 एम्पियर, कैन इट बिंग गीज़र। तो वहाँ पे मैंने निकाला था करंट, उसका होना चाहिए मिनिमम 7 एम्पियर करंट, उसकी सेफ लिमिट है। यहाँ पे फ्यूज़ लगा दोगे 5 एम्पियर का तो फूक जाएगा, ठीक है। से 2 फैक्टर अफेक्टिंग द डीसी मोटर, तो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे लेटेंट हीट चाहिए थी, तो लेटेंट हीट मैंने निकाल ली, 16800 जूल आ रही है, जो कि 168 किलो जूल भी लिख सकते हो। ये बैलेंसिंग करनी थी, सिंपल था, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्वेक्स लेंस है, कैसे, क्योंकि स्क्रीन पे बनी यानी रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस से बनती है। और मोर डिस्टेंस ये रखा था, वो भी एक रीज़न है। 1/f मैंने कैलकुलेट करा है 24, पावर निकालोगे 1/f इन मीटर कर देना तो 4.166 आ रहा है, जिसे 4.17 डायोप्टर लिखना है। कौन सा रह गया, माइक्रोवेव रह गया है। फ्रैक्चर बोन के लिए कौन यूज़ होता है, एक्सरेज। और वन प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉमन बोथ ए एंड बी, दे बोथ ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम, और बोथ दोनों ट्रांसवर्स वेव है। वाई डू वी अपीयर रेड कलर फॉर अ डेंजर साइन, बिकॉज इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, कम स्कैटर्ड होता है। नेक्स्ट वाले डायग्राम में 133 एंगल है, नॉर्मल बना तो 90 निकल जाएगा, तो 43 क्रिटिकल एंगल हो गया। 43 क्रिटिकल तो बचा हुआ 47, 47 90, तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी 43 आया। अगर इसको करना होगा तो देखो, मैंने बता रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल से भी होता है, यानी क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो इंडिगो वॉलेट के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, तो वो TIR शो करेंगे अगर इसी एंगल पे हम भेजें तो। क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 9/8। तो ग्लास का पूछा है तो लॉ रिवर्सिबिलिटी से 8/9 लिख देना। फिर उन्होंने पूछा है इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो येस और नो पूछा तो आप बोल सकते हो। रिमेन द सेम, नो, इट विल नॉट रिमेन द सेम। नेक्स्ट है 10x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है T1 टाइम में इन वैक्यूम, x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है T2 टाइम में इन डेंसर मीडियम में। तो वो पूछ रहे हैं लाइट कवर 20x, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर आप देख रहे हो वैक्यूम में 10x चल रहा है तो दूसरे मीडियम में किसी में भी 10x से ज़्यादा नहीं कर सकता। सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बोल रहा है, तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर रखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नीचे रखो, तो हमारा 10T2/T1। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यहाँ पे बोला मिनिमम डेविएशन में जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है दैट शुड बी पैरेलल टू द बेस। तो मैंने एरो नहीं बनाया, बट अब बनाना है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीडियम के प्रिज्म के उस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का द पॉइंट ऑफ अबाउट विच एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल कंसिस्टिंग बॉडी इज 0। एक कोन का होता है h/4, होलो कोन है क्योंकि, तो उसका 1.5 हो जाएगा फ्रॉम द ब्रॉड बेस। और अगर इसमें हनी भर देंगे तो यस, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा। 2 मार्बल है, ये भी पार्ट ए से जा रहे हैं, पार्ट बी से जा रहे हैं, तो पार्ट ए से जो जाएगा वो दोबारा पीक पे पहुंचेगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, पार्ट 2 रफ है तो नहीं पहुंच पाएगा। मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल और काइनेटिक कंजर्व किस में होगी, ए पार्ट 1 में होगी, यानी मार्बल ए में होगी, पार्ट बी में नहीं होगी। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहाँ लगेगा, दोनों में लगेगा, क्योंकि पार्ट 2 में फ्रिक्शन इन सब में निकलेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, वो ट्रांसफॉर्म तो हो रही है ना दूसरे में, तो वो इसलिए रेशो ये है। तो मैंने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल दिया 2.5, वहाँ से एफर्ट निकाला 19.2 kgf। नेम द वेव विच इज़ सोनार यूज, अल्ट्रासोनिक वेव। यहाँ पे 1 टाइम पूछा तो टाइम आराम से निकाल सकते हो, 160 के साथ होगा, क्योंकि दूसरा टाइम तो 10 मीटर ही है, तो वहाँ से तो एको होगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने कंप्लीट कर रखा है। अब ये वाला जो इसका बी पार्ट है, यूरेनियम अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, U35 वाला पे, क्योंकि इसमें अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन भी चला जाएगा तो भी वो फिजन कर लेता है, यूरेनियम 238 नहीं करता है। बट अगर हम इसको देखें कि यूरेनियम 238 में N/P रेशियो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से वो अनस्टेबल है, तो एक ये पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये पॉइंट है। अगर आप इसके साथ एग्री करते हो तो यस सर, यस यूरेनियम 238 कैन ऑल्सो भी फिशनेबल लिख के कर दो, तो #U238 लिखना,
एंड ICSE लिखना उसके आगे, ठीक है। बताओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे आपको दिख रहा है ये एक रेजोनेंस का है। एंड वाई इज़ लो लाउड साउंड इज फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क मैच कर जाती है। अगर दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क अगर हायर फ्रिक्वेंसी का तो एयर कॉलम को कम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ होगा, तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लो V/I, तो रेजिस्टेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन ओमिक है। जस्टिफाई और आंसर हम कर चुके हैं। स्टेट द ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, आप कर भी सकते हो, ये सिंपल सा है। नेक्स्ट डायग्राम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाला जो होता है उसमें थिकर इसलिए होती है क्योंकि जिसमें लो रेजिस्टेंस बने और हाई करंट बने। दोनों का रेजिस्टेंस 16 ओम है, ओवरऑल रेजिस्टेंस है 8 ओम। V इक्वल्स टू IR करो, करंट निकालो 0.5। अब वो पूछें 10 से और 12 से कितना जाएगा, तो देखो ओवरऑल रेजिस्टेंस 16 है, यानी बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी 0.25 ऊपर 0.25 नीचे। नेक्स्ट वाला मैंने उन्होंने बोला था तो MC डेल्टा T इक्वल्स टू ML प्लस MC डेल्टा T होगा। वहाँ से मास निकल गया है 25 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है जब भी कोई लेक आपका फ्रीज़ होता है तो क्यों वेदर वेदर वार्म हो जाता है, क्योंकि वो अपनी हीट एनर्जी रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, कोई शिप फ्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। किस में ज़्यादा हीट होती है, 1 ग्राम ऑफ वाटर में ज़्यादा हीट होती है जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे। सेट वन फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस, ठीक है, और कितनी तेज़ घुमा रही हो उस टॉर्क पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे वैसे तो मैंने बोला है राइट एंड थंब रूल, इसके साथ साथ हम स्विमिंग रूल भी बोल सकते थे जो ऑस्टेड ने निकाला था। और यहाँ पे मैंने राइट हैंड थंब रूल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलाइनमेंट में चला जाता है मैग्नेटिक कंपास, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे P पे अगर रखा है और लेफ़्ट साइड में दिखा रहा है तो इसका मतलब वो आपके क्लॉकवाइज रोटेशन में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यस, तो क्लॉकवाइज तब होता है जब राइट हैंड थंब रूल नीचे की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल है और उसका डायरेक्शन ऑफ करंट होगा X2Y। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। होप यू लाइक द सोल्यूशन स्टूडेंट्स, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड शेयर विथ एवरीवन, एंड जो मैंने आपको बोला है वो भी आप करिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।